हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। आज का टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय आय। आइए देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन, एक मिनट दोस्तों, नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। एफ शिरार्च ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 1948 से 49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 87 से 10 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय PCI 225 था। नोट: वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO स्थापना मई 1951 ईस्वी राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता रहा है, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सरकार ने CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत फैक्टर कॉस्ट FC पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत मार्केट प्राइस MP पर साधन लागत फैक्टर कॉस्ट या मूलतः निवेश की गई लागत होती है, जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जिसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोक्ता या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य का साधन लागत फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधन लागत में
में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके बनाया गया है। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एनएसओ की परिकल्पना की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना है। बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस। बाजार लागत वह मूल्य है जिससे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधना लागत पर अप्रत्यक्ष कर, सेनवेट, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीएसटी आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधना लागत में से घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिसे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी माध्यमिक वस्तु या प्रस्तुत आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धनों जीवीए का योग होता है, जिसमें हास्य नहीं निकाला गया है, पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। नोट: भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत फैक्टर कोष पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी गठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत मार्केट ही सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं। चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। दूसरा है स्थिर कीमतों
स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के असामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं फाइनल गुड्स एंड सर्विस के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। नोट प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा। किसी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। पहला है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, दूसरा है पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, तीसरा है घरेलू सेवाओं अर्थात कार्य को, चौथा है वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को, पांचवा है हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना को, छठा है विदेशों से प्राप्त उपहार। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं, घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू उत्पाद घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू आय माइनस शेष विश्व का भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय माइनस शेष विश्व के निवल प्राप्ति। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप हैं या इन्हीं पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP किसी देश किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे वह निवासी हो या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि हो को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। GDP अर्थशास्त्र में सभी संस्थाओं के सकल मूल्य वर्धन GVA का कुल योग है। GDP वृद्धि दर यह देश का प्रदर्शन इंगित करती है। प्रति व्यक्ति GDP या अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास का स्तर इंगित करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसके बाद वाला टॉपिक है GDP।